कि ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। ये चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। हर चैप्टर को मैं मैक्स 10 से 12 मिनट में आपको खत्म करा दूंगी। आप लोगों को अगर कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर देखना है तो आप उस पर जा सकते हो, 10 मिनट में वो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब कवर कर रही हूँ तो वीडियो तो लंबी होगी, बट आप लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग स्किप कर करके देख सकते हो। हर चैप्टर में मैक्स 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। हाय क्लास 9, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्लास इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। इस क्लास में हम लोग बीहाइव और मोमेंट्स, ठीक है, आपकी जो दोनों ही किताबें हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और पोएट्री पार्ट को हम लोग इसमें एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ पर आपको ये जो क्लास है आपके यूनिट टेस्ट में भी हेल्प करेगा, ठीक है, आपके हाफ ईयरली में भी ये आपको हेल्प करेगा और फाइनल एग्जाम्स में तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ये जो क्लास होने वाली है एकदम फुल पैकेज होने वाली है। आप लोग वेरियस यूट्यूब वीडियोस पे लर्न करोगे जो आपको एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देगा। बट यहाँ पर आपको मैं बीहाइव और मोमेंट्स दोनों ही बुक के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। ये सेम क्लास मैंने आपके सीनियर्स को भी दी थी, यानी कि जो लास्ट ईयर 9th क्लास में थे, एंड उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफी ज्यादा फायदा और मदद मिला था उनको। तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ अगर आपने इस क्लास को अटेंड करा, अच्छे से अटेंड करा, तो आपको भी डेफिनेटली मदद जरूर मिलेगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपने एग्जाम्स में भी देखोगे। लेट्स से आपको बीहाइव वाला पार्ट अभी नहीं देखना है और सीधा मोमेंट्स वाला पार्ट देखना है तो आप आगे वीडियो को बढ़ा सकते हो, बीहाइव वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, सीधा मोमेंट पे पहुंच सकते हो। अगर आपको मान लो बीहाइव में से ही सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं थर्ड के, तो आप फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर सकते हो। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर लेना। सो शुरू करते हैं बच्चों बीहाइव और मोमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का सिलेबस है। इसमें अभी मैंने पोइट्री पार्ट नहीं डाला है आप लोगों के लिए। पहले मैंने सोचा कि आपको प्रॉस पार्ट यानी कि चैप्टर्स वाला पार्ट करा देती हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपको जरूरत थी, तो मैं पोइट्री पोम्स वाला पार्ट भी आपके लिए ले आऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बात को समझो, ये आप लोगों का सिलेबस है दोनों ही बुक्स का, बीहाइव एंड मोमेंट्स, ठीक है। ये जो रेड से हैं वो चैप्टर्स आप लोगों के कट हो रखे हैं, जो ग्रीन से हैं वो चैप्टर्स आप लोगों के आ रहे हैं। सो यहाँ पर इसमें से आज की क्लास में हम लोग द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक एंड द मिरर, ये 5 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। क्योंकि जनरली आप लोगों के यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में ऊपर के चैप्टर्स आएंगे, 4 से 5 चैप्टर्स आप लोगों के आएंगे। सिमिलरली इन द सेकंड बुक द लॉस्ट चाइल्ड कवर करेंगे, एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल एंड द हैप्पी प्रिंस। तो ये 10 चैप्टर आपके आज के क्लास में डन हो जाएंगे। बचे हुए चैप्टर्स के भी मैं लाऊंगी, बट ऑब्वियसली वो फाइनल एग्जाम्स में आएंगे तो वो वीडियो थोड़े दिनों बाद आएगी। अभी के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं तो इसलिए, वैसे भी 4-4 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, ठीक है। यूनिट टेस्ट में तो शुरू के 1-1 या 2-2 चैप्टर है, हाफ ईयरली में शुरू के 3-3 या 4-4 चैप्टर्स है, बट मैंने स्टिल सेफर साइड के लिए 5-5 चैप्टर्स दोनों से उठा लिए। सो बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक के थ्रू ना खुले तो आप लिंक को कॉपी कर देना, टेलीग्राम पे जाके पेस्ट कर देना तानिया शर्मा 29 करके। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लाइड्स, ये सब भेजती रहती हूँ, तो आप लोगों की मदद हो जाएगी। ऑल्सो अगर वीडियो के एंड में आपको लगे कि आप लोगों की मदद हुई है तो भाई शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, सारी बातें बोल दी मैंने, शुरू करते हैं फटाफट से। चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड, हु आर मार्जी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर दे। मार्जी एंड टॉमी कौन है, वो कितने साल के हैं। तो सिंपल सा बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको बताना है मार्जी और टॉमी स्टूडेंट्स है फ्रॉम द ईयर 2157, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है हमें पता है कि फ्यूचर में सेट है ना। ये बात हो रही है कब की, फ्यूचर की, कि आने वाली जनरेशन, आने वाला स्कूल किस हिसाब का होगा। सो आप लोग पहले क्लियरली लिखोगे कि मार्जी और टॉमी कौन है, स्टूडेंट्स है फ्रॉम द ईयर 2157। टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर ओल्ड बॉय है, और मार्जी 11 साल की लड़की है। दोनों ही बच्चों नेबर्स हैं, दोनों ही अच्छे फ्रेंड हैं, who like to spend time together like children of their age usually do। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि इनकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा यार, मतलब जो 13 साल के, 11 साल के, है ना, 9 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें ऑब्वियसली अपने आपस में बातें करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है। तो ये भी नेबर्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, इन्हें भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद होता है।
वेयर हैड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहां पर मिली, हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द बुक मार्जी एंड टॉमी वर यूज्ड टू, तो मार्जी और टॉमी जिस हिसाब की किताबों से पढ़ते थे उन किताबों से किस प्रकार ये जो किताब टॉमी को मिली थी ये अलग थी। तो बच्चों हमें पता है कि टॉमी को क्या मिला था, एथिक में एक ओल्ड बुक है ना, यानी कि इस टाइप की कुछ बुक आप बोल सकते हो, इस टाइप की, ये तो मेरी डायरी है बट देन अगेन इस टाइप की उसे किताब मिली थी, पेपर्स वाली किताब। बट मार्जी और टॉमी किससे पढ़ते थे, मार्जी और टॉमी पढ़ते थे टेली बुक से, राइट। तो हमें यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसे एक रियल बुक मिली थी, कहां पे, इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, द बुक वाज एटलीस्ट 200 इयर्स ओल्ड। तो ऑब्वियसली यार वो 2157 ईयर में जी रहे है ना, 2157 साल में वो हैं, एंड तब से लेके 200 साल पुरानी बुक उन्हें मिली थी, यानी कि सोचो कितना ज्यादा फ्यूचर में ये लोग हैं, ठीक है। एटलीस्ट 200 इयर्स ओल्ड, पेजेस जो थे इसके वो बहुत ज्यादा येलो हो गए थे। आपने देखा होगा बच्चों, कोई भी किताब होती है और अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी होती है तो जनरली उसके जो पेजेस होते हैं वो येलो पड़ जाते हैं। और क्रिंकली, क्रिंकली किसको बोलते हैं, लेट्स से मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, और अगर पेन गिरा है, चिल करो, और अगर ये पेज मैं ऐसे थोड़ा सा मोड़ दूं और फिर इसे खोल दूं तो ऐसे से हो जाएगा, है ना, हल्की हल्की सिलवटें से आ जाएंगी, हल्की सा क्रिंकली सा हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार का वो हो जाता है, उसकी जो बेसिकली आप बोल सकते हो पेजेस हैं वो फोल्ड हो रखे होते हैं। तो आपको यही लिखना है कि बुक येलो और क्रिंकली थी, और किस प्रकार अलग थी, मार्जी और टॉमी की किताब से अलग थी, क्योंकि दे हैड टेली बुक्स, इनके पास क्या था, टेली बुक्स था पढ़ने के लिए, while the book Tommy found was printed on paper। तो ये एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है जो आप लोग याद रख लेना कि भाई इन्हें जो बुक मिली थी वो थी पेपर बुक, ठीक है, बट ये किस प्रकार की बुक से पढ़ते थे, टेली बुक से। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ। All right, so the next question says, what things about the book did Margie and Tommy found strange? अब ऐसी कौन सी चीजें हैं बच्चों उस किताब के बारे में जो मार्जी और टॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। So Margie and Tommy read tele books where words moved on a screen। मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ दे देती, है ना, 2 मिनट की वीडियो बना के और ऐसे आगे आगे करके पीडीएफ दे देती, अपने आप याद कर लो। मैं क्यों एक एक क्वेश्चन आपको बोल के बता रही हूँ, बिकॉज पेपर में ऐसे बहुत हायर चांसेस होते हैं, अगर आप कोई आंसर भूल भी गए हो तो आपको किसी के बोले हुए शब्द स्ट्राइक कर जाते हैं। अगर आप एक्टिवली मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक आंसर सुन लोगे तो बहुत हायर चांसेस है, अगर पेपर में भगवान ना करे आप भूल भी जाओगे तो आप आईज क्लोज करोगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे मेरे जो आपको हिट करेंगे उस टाइम पे, और आप आंसर में खाली छोड़ने की बजाय कुछ लिख कर आओगे। इसीलिए आंसर्स को सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप देखोगे कि वो 10x फास्टर स्पीड पे आपको याद होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है कि बुक के लिए कौन सी ऐसी चीजें थी जो इन्हें बहुत अजीब लग रही थी। सो मार्जी और टॉमी उन किताबों से पढ़ते थे बच्चों जहां पे जो वर्ड्स है वो स्क्रीन पे मूव करते थे, है ना, टेली बुक से। अब जैसे हमारे फोन होता है ना, अब जैसे अगर मेरा फोन है और इस पे अगर मैं कुछ भी खोलूंगी तो वो क्या होगा, वो चीज मूव होगी, राइट, वो चीज क्या होगी, वो चीज मूव होगी। बट यहाँ पर बुक्स जो थी, यहाँ पर जो बुक्स थी पेजेस वाली, वो मूव नहीं हो रही थी, राइट। इनके टेली बुक्स में क्या हो सकता था, इनकी टेली बुक्स में ये लोग, मतलब इनकी जो मशीन होती थी उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स ये लोग स्टोर कर सकते थे, राइट। आज की डेट में हम भी चाहें तो अपने फोन पे कितनी सारी पीडीएफ स्टोर कर सकते हैं, है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। एंड इनकी जो मशीन है इसमें बहुत सारी बुक्स स्टोर हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ स्टोर्ड हैं और भी की जा सकती हैं। सो दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स इन द प्रिंटेड बुक रिमेन फिक्स्ड। तो इन्हें बहुत ही अजीब लगा कि ये जो बुक है इस पे तो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि बुक को एक बार ही पढ़ो उसका काम खत्म। फिर उसका काम क्या है, राइट, अनलाइक द मूविंग वंस ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन, कि जिस स्क्रीन पे ये पढ़ते हैं वहां पर तो ये कि एक बुक पढ़ लो फिर स्लाइड कर दो दूसरी आ जाती है, फिर तो एक ही मशीन पे मिलियन ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर ये जो प्रिंटेड बुक्स है, पेपर पे प्रिंटेड बुक्स हैं, ये एक बार ही पढ़कर आप क्या करोगे, तो ये चीज इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगी। What kind of teachers did Margie and Tommy have? How were they different from teachers in the book? तो Margie and Tommy के पास किस प्रकार के टीचर्स हैं और वो टीचर्स इन टीचर्स से कैसे डिफरेंट हैं, यानी कि बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि जो बुक उन्हें मिली है स्कूल्स के बारे में, है ना, जो बुक उन्हें मिली है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, पुराने जमाने के स्कूल्स, यानी कि हमारे टाइम के, आज के टाइम के स्कूल्स। तो बेसिकली बोला गया है कि इनके टीचर्स हमारे टीचर्स से कैसे अलग है।
तो देखो मार्जी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स हैं, यानी कि रोबोटिक मशीन्स हैं जो उन्हें पढ़ाती हैं, जो कि बड़ी हैं और ब्लैक हैं और अगली हैं। उस पे एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसपे सारे के सारे लेसन्स दिखते हैं और उसी पर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्लॉट भी है मशीन के अंदर कुछ इस प्रकार का, है ना, जहां पर वो लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर करके डालते हैं। मैकेनिकल टीचर जो होता है कैलकुलेट करता है मार्क्स फटाफट से तुरंत और दे देता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे टाइप के स्कूल में हम लोग पेपर देते हैं, हम लोग आंसर शीट सबमिट कराते हैं, फिर हम थोड़ा घर आके टेलीविजन देखते हैं कि अरे अब तो तब टेंशन लेंगे जब नंबर अपने को मिलेंगे, अब तो हमारे पेपर खत्म हो गए, है ना। वो जो पेपर खत्म वाला दिन होता है उससे मुझे लगता है उससे ज्यादा एक्साइटेड दिन कोई नहीं होता, है ना। बट यहाँ पर क्या है, इनका मैकेनिकल टीचर तुरंत इनको मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता है। So Margie and Tommy's teachers were different from the teachers in the book, as the teachers in the book were men and not mechanical teachers. जो बुक में टीचर्स एक्सप्लेन किए गए थे वो टीचर्स कौन थे, हमारी तरह, मेरी तरह, जैसे मैं इंसान हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, मैं आप लोगों से इमोशनली कनेक्टेड हूँ, बट मैकेनिकल टीचर ऐसा कतई ही नहीं है। टॉमी थॉट द ओल्ड बुक्स वर फनी एंड अ बिग वेस्ट। व्हाई? टॉमी को ऐसा क्यों लगता था कि जो हमारे जमाने की जो आज की बुक्स है वो बिल्कुल वेस्ट है, फनी है, ऐसा क्यों सोचता था वो? So Tommy thought that the old books were a waste because the words stood still and did not run. उसे लगा कि भाई ये बिल्कुल वेस्ट है। क्यों है वेस्ट? ये जो वर्ड्स है एकदम स्टिल है ना, एकदम यूं ही रहते हैं, है ना, इधर उधर नहीं भागते मेरे मैकेनिकल स्क्रीन की तरह। He also thought that they were a big waste because they could not be reused. दूसरा रीजन उसे क्यों लगा, ये सेकंड रीजन, कि भाई हम उन्हें रीयूज नहीं कर सकते। जैसे मैकेनिकल टीचर जो है, जो स्क्रीन है, उसे तो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी बुक पढ़ सकते हैं, बट इन बुक्स को एक बार ही पढ़ लो, दोबारा हम नहीं पढ़ सकते, दोबारा हम रीयूज नहीं कर सकते। Why did Margie hate school? मार्जी को स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी बच्चों? Margie hated school, which was a room in her house only, because her teacher was a mechanical one. क्योंकि उसका जो टीचर था वो मैकेनिकल टीचर था। मैकेनिकल टीचर उस पे टेस्ट देता रहता था, टेस्ट पेपर पे टेस्ट पेपर देता था, जहाँ पे आंसर्स कैसे लिखने होते थे, पंच कोड्स के थ्रू, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर है तो उनकी एक अलग स्पेशल कोड लैंग्वेज होती थी, पंच कोड लैंग्वेज, जो बच्चों को बचपन में ही सिखा दी जाती थी, एंड उसी के थ्रू उन्हें टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ते थे और रिजल्ट जो थे वो भी तुरंत दे दिए जाते थे। तो मार्जी को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, एंड हेंस उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट, why did Margie's mother send for the county inspector? What did he do? Send मतलब क्या होता है, कॉल। तो भाई याद है ना, जब मार्जी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, बार बार ही उसे फेल किए जा रहा था, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया, यानी कि जो मशीन को देखेगा, सही करेगा, उस इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। तो वो क्यों भेजा और उसने क्या करा? तो मार्जी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ज्योग्राफी टेस्ट। मार्जी के बहुत बुरे नंबर आ रहे थे, बार बार ही वो फेल हो रही थी, तो मम्मी चिंतित हो गई कि मशीन में ही कुछ खराबी तो नहीं है। सो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। उसने क्या करा, टीचर यानी कि वो जो पूरा मशीन था उसे खोला, उसे दोबारा लगाया, एज इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, तो वो उसे अपने लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस दे रहा था, वो जो मशीन थी उसे अपने लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस दे रहा था। तो फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने आके मशीन को सही कर दिया। Why did the county inspectors visit disappoint Margie? Very important question बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो मार्जी इतना ज्यादा डिसअपॉइंट क्यों हो गई बच्चों उससे। So the county inspector's visit disappointed Margie because she had expected that he would take her teacher away for a month like Tommy's teacher. एक बारी बच्चों क्या हुआ था कि जो टॉमी का टीचर है ना वो भी खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर, बट उसके मैकेनिकल टीचर यानी कि मशीन को एक महीने के लिए उठा के लेके गए थे, तो उसे स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ा, राइट। तो सेम चीज मार्जी को लग रही थी कि अब मेरा मैकेनिकल टीचर खराब हुआ है तो मुझे भी स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ेगा, बट जैसे ही उसके टीचर को देखने आए तुरंत ही ठीक कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि यार क्यों नहीं मेरे टीचर को भी ये लोग उठा के लेके गए। She also hoped that the inspector wouldn't know how to put the teacher back. उसे ऐसा भी लग रहा था कि काश इसको आता ही ना हो इसको ठीक करना और ये इसको उठा के ले जाए, बट ऐसा नहीं हुआ आफ्टर ओपनिंग इट, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो जिस वजह से मार्जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई। How was Margie's school different from the schools that existed hundreds of years ago? So यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूछा गया है कि मार्जी का जो स्कूल है वो किस प्रकार से अलग है हमारे टाइप के स्कूल से।
भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट, मार्जी का जो स्कूल है वो घर पर ही है। हमारे टाइप के स्कूल कैसे होते हैं, हमें स्पेशल बिल्डिंग में जाके पढ़ना पड़ता है, राइट। उसके पास कौन है, मैकेनिकल टीचर है। हमारे पास कौन है, इंसानी टीचर है। उसके पास टेली बुक्स हैं, हमारे पास प्रिंटेड बुक्स हैं। उसके पास कोई और स्टूडेंट नहीं है क्लास में, हमारी क्लास में सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। एंड वर्क वॉज फेड इन बाय द मैकेनिकल टीचर बाय पंच कोड्स। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल भाषा में होमवर्क लिखते हो, आगे चलकर उसे पंच कोड्स में लिखना पड़ा। Whereas the old school had proper building, many students, human teachers who gave homework and asked questions. Everyone learned the same things and the books were written on paper. So it's clearly visible that Marji school was totally different from the school that existed hundreds of years ago. तो यहाँ पे आगे की बात हो रही है कि मान लो हम लोग फ्यूचर में हैं और तब बोला जा रहा है कि भाई अब से जो पहले स्कूल एग्जिस्ट करते थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है समाप्त होता है। सो यार मैक्स टू मैक्स 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग हर एक चैप्टर को समाप्त करते जाएंगे। तो लेट्स से अगर आपको अभी केवल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही देखना है तो आप लोग केवल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देख सकते हो, फिर कल आके थर्ड और फोर्थ चैप्टर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो बहुत ऑब्वियसली लंबा तो होगा वीडियो अगर मैं सारी चीजें कवर कर रही हूँ, राइट। तो मैं आप लोगों को अभी के अभी बता दूं, लिस्ट से ही बता दूं मैं आप लोगों को कि ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। ये चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। हर चैप्टर को मैं मैक्स 10 से 12 मिनट में आपको खत्म करा दूंगी। आप लोगों को अगर कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर देखना है तो आप उस पर जा सकते हो, 10 मिनट में वो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब कवर कर रही हूँ तो वीडियो तो लंबी होगी, बट आप लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग स्किप कर करके देख सकते हो। हर चैप्टर में मैक्स 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। Why was Evelyn nervous while going to the Royal Academy of Music? So the Sound of Music का ये क्वेश्चन है। लिखा है कि जो एवेलिन थी वो इतनी ज्यादा नर्वस क्यों फील कर रही थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी। सो भाई वो इसलिए नर्वस थी क्योंकि पहली बात तो वो केवल और केवल 16 साल की थी, अभी अभी वो अपने घर से निकली थी, बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं थी। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग भी किसी नई चीज के लिए जाओगे तो नर्वस फील डेफिनेटली करोगे। हाउ डिड एवेलिन्स डेफनेस कम टू लाइट, यानी कि जो उसकी प्रॉब्लम है डेफ होने की, जो उसे सुनाई नहीं दे रहा था, वो कैसे पता चला। या फिर आप बोल सकते हो व्हेन डिड एवेलिन्स मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद हर हियरिंग। दोनों ही क्वेश्चंस का सेम आंसर होगा कि एवेलिन की मम्मी ने कब नोटिस करा कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो है कि हमारी बेटी सुन नहीं पा रही। So at the age of 8 when her name was announced to play on piano, so एवेलिन 8 साल की थी एंड उनका नाम अनाउंस किया गया आकर पियानो बजाने के लिए। शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो तब से उन्हें शक हुआ कि शायद इसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एट द एज ऑफ 11 हर मार्क्स डिटोरिएटेड, ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ती चली गई। 11 साल की उम्र में उनके जो मार्क्स थे वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट यानी कम होने लगे, खराब होने लगे। द हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, अब जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनके पेरेंट्स से कि आप प्लीज इन्हें किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। एंड तब जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें पता चला अबाउट हर हियरिंग इम्पेयरमेंट कि हाँ भाई इन्हें कान में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा जी। हाउ डिड एवेलिन हियर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डेफ। तो अब हमने देखा कितनी इंस्पिरेशनल इनकी कहानी रही है कि भले ही इन्हें सुनाई नहीं देता बट तब भी ये म्यूजिक सुन लेती है। कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल। सो आप लोग बोल सकते हो एवेलिन कुड सेंस म्यूजिक पासिंग थ्रू हर बॉडी, वो क्या कर लेती है, भले ही उसे म्यूजिक सुनाई नहीं देता बट वो सेंस कर लेती है म्यूजिक को। While playing on the xylophone, she could sense music through her फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप से सेंस कर लेती है। जब भी वो ड्रम बजाती है तो लीन हो जाती है आगे की तरफ जिससे वो फील कर पाए। अगर वुडन फ्लोर्स पे अपने पैर रखती है तो शूज वगैरह उतार देती है एंड सेंस करती है म्यूजिक को थ्रू हर फीट, ठीक है। तो थ्रू सेंस वो बहुत अच्छे से म्यूजिक को पकड़ लेती है। Who helped Evelyn to continue with music? What did he do and how? तो हमने देखा एवेलिन को मोस्टली लोगों ने डिस्करेज किया, है ना। ऐसा होता है बच्चों, आप कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा करोगे लोग आपको नीचे खींचेंगे। सो जब मोस्टली लोगों ने उसे डिस्करेज किया तो कौन था वो जिसने उसे मोटिवेट किया। So when Evelyn wanted to pursue her career in music, everyone discouraged her कि भाई तुम्हें तो सुनाई नहीं देता, तुम कैसे करोगी। So it was a percussionist। ये कौन होता है, ये कौन होता है जो बेसिकली ड्रम्स वगैरह, है ना, बेल्स वगैरह, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। तो ऐसे ही एक इंसान थे रॉन फॉब्स जिन्होंने उसे एनकरेज किया, उनकी हेल्प करी, उसे सिखाया कि कैसे म्यूजिक को सुनना है, समझना है, फील करना है थ्रू हर बॉडी। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा जी।
How did Evelyn succeeded in pursuing her interest in music? So Evelyn decided not to give up. ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज में. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज नॉट टू गिव अप. हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना. It was Ron Forbes who recognized her potential and supported her. तो रॉन फॉर्ब्स थे जिन्होंने उस लड़की का पोटेंशियल देखा कि हाँ इसमें बात है, ये कर लेगी, एंड उन्होंने उसे सपोर्ट किया. ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स. उन्होंने उसे एडवाइस किया कि तू अपने कानों से नहीं सुन सकती ना, कोई बात नहीं, तू अपनी बॉडी को खोल, तू सेंस कर, तू फील कर, है ना, तू वाइब्रेशंस को फील कर. एंड ऐसे करते करते शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड ऑन हर बॉडी टू डिफरेंट नोट्स. शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. After the practice, she could sense music in different parts of the body, and by this, Evelyn succeeded in pursuing her interest in. Simple enough. Why did Emperor Aurangzeb ban the playing of pungi in the royal residence? तो भाई औरंगजेब ने pungi को बैन क्यों करा दिया था? So Aurangzeb banned the playing of the pungi in the royal residence because of its shrill. बहुत ही तीखी सी, बहुत ही पैनी सी आवाज थी, बहुत ही अनप्लेजेंट सा साउंड था, है ना. जब कानों में पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता था सुनने में, तो उन्होंने बैन करा दिया. ठीक है, उसे बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट नहीं पहले के टाइम पर करार किया जाता, उसे बोला जाता था कि ये तो नॉइज मेकर है, तो शोर मचा रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण औरंगजेब ने पुंगी को बैन करा दिया. इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना प्लीज. नेक्स्ट पे आ जाओ. हाउ डिड पुंगी ट्रांसफॉर्म इनटू अ शहनाई? अब पुंगी जो था वो शहनाई में कैसे तब्दील हुआ? शहनाई तो बहुत ही स्वीट आवाज है ना. पुंगी को एक तरफ बैन कर दिया था, तो क्या लिंक है इन दोनों का? पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, है ना. ये तो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि उसकी आवाज इतनी तीखी थी, इतनी श्रिल थी, इतनी अनप्लेजेंट थी कि उसे बैन कर दिया गया. बट एक नाई था, है ना, एक बार्बर था, जिसने क्या किया, पुंगी को ही मॉडिफाई किया. ठीक है, मॉडिफाई किया, उसे और अच्छे से बनाया, उसे परफेक्ट किया, और पहली बार उसे शाह के चैम्बर यानी कि राजा के चैम्बर में बजाया गया. और वो इतना ज्यादा प्यारा साउंड निकल कर आया कि इसी के नाम पर नाम रख दिया गया. क्या? शाह के चैम्बर में बनाया था तो शाह, और नाई ने बनाया था तो शहनाई. ठीक है, सो दस इट केम टू बी नोन एज शहनाई. व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खां टू प्ले द शहनाई? अब बिस्मिल्लाह खां को इंस्पिरेशन कैसे मिली शहनाई बजाने की, ये आप लोगों को बताना है. सो बिस्मिल्लाह खां वाज फैसिनेटेड टू वॉच हिज मैटरनल अंकल, अपनी मम्मी के साइड के जो अंकल थे, है ना, अली बख्श, उनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध बोल सकते हो, इतने फैसिनेट हुए, इतने खुश हुए जब उन्होंने देखा शहनाई बजाते हुए. एंड वो केवल तब 3 साल के थे. तो उन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया कंपनी करना, यानी कि उनके साथ जाने लगे विष्णु टेम्पल में, जहां पर बेसिकली जो लेटर, है ना, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जहां पर इनके जो अंकल थे उन्हें एम्प्लॉय किया गया था, तो वो जाते थे, देखते थे अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए, और उनका भी मन करता था कि मैं भी ये सीखूं. सो ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स फ्रॉम हिज अंकल एंड प्रैक्टिस थ्रू द डे. तो वो अपने अंकल से सीखते, पूरे दिन प्रैक्टिस करते, गंगा के किनारे बैठ जाते. गंगा के किनारे बैठने से भी उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती, एंड वो बहुत ज्यादा नए नए राग्स भी डेवलप करते. Who had brought शहनाई to the classical stage? What was he honored with? तो शहनाई को क्लासिकल लेवल तक कौन लेकर आया, एंड उन्हें कैसे सम्मानित किया गया, ये हमें बताना है. So शहनाई was brought to the classical stage by उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. He started picking up the finger nuisance of शहनाई under the guidance of his maternal uncle अली बख्श. तो इन्हीं का हाथ था, है ना, बेसिकली जो बिस्मिल्लाह खां थे, इन्हीं का हाथ था कि ये शहनाई को क्लासिकल लेवल तक लेके गए. सीखा कहाँ से था? मैटरनल अंकल से इन्होंने सीखा था. एंड ही हैड बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? ऐतिहासिक इवेंट क्यों माना जाता है इसको, ये हम बच्चों को बताना है. So Bismillah Khan was the first Indian to greet the nation with Shehnai and played राग काफी from the Red Fort. तो रेड फोर्ट पे इन्होंने बजाया था 15 अगस्त को. इवेंट ऐतिहासिक इसलिए था बिकॉज ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी. How was Bismillah Khan's music recognized internationally? इंडिया में तो सही, बट इंटरनेशनली भी इनके म्यूजिक को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, सम्मानित किया गया. कैसे कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हुई? सो बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट ओनली, एक तो यार सबसे पहले ना आप लोग इस बात को समझो कि अगर आप किसी भी चीज में अपनी पूरी दिलो जान लगाते हो ना, देन यू नेवर नो कि वो आपको किस हाइट तक लेके जाएगा. और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था
कि इनकी जो रिस्पेक्ट थी, ये जो रिस्पेक्टेबल म्यूजिशियन थे, केवल इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी थे। इन्होंने शहनाई को प्रमोट किया इंटरनेशनल लेवल पे, पार्टिसिपेट किया इन्होंने, बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, एंड फाइनली फर्स्ट इंडियन बन गए टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूएसए। ही बिकेम इंटरनेशनली सो वेल नोन, इतना ज्यादा इनका नाम हो गया इंटरनेशनल लेवल पे कि एक ऑडिटोरियम इनके नाम पर खोल दिया गया तेहरान में, जिसका नाम रखा गया तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई डिड कीजिया अवॉइड हर फादर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार लिस्ट पे लेकर जाती हूँ, ठीक है, यहाँ से भी बच्चों टिक करते जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे प्लीज अपने स्टडी टेबल पे ना ऐसे एक लिस्ट बना लिया करो। ठीक है, जब भी आप अपने स्टडी टेबल पर ऐसे एक लिस्ट बना लोगे ऑफ द नंबर ऑफ द चैप्टर्स दैट यू गाइस नीड टू कंप्लीट, आप लोगों का दिमाग बहुत क्लियर रहेगा। ठीक है, कि भाई हाँ मेरे को इतने चैप्टर्स है, ये मेरे कट रखे हैं और आज मेरे को ये करना है, जैसे आज मेरा टारगेट है मुझे आपको ये कराना है ना, और अब मैं टिक लगा रही हूँ कि हाँ भाई हमारा फन दे हैड हो गया, साउंड ऑफ म्यूजिक हो गया, अब हम लिटिल गर्ल पे आ रहे हैं, है ना, द लिटिल गर्ल पे हम चल रहे हैं। ऐसा करके जब आप याद भी करोगे तो बहुत ऑर्गेनाइज रहोगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में याद कर पाओगे और जल्दी याद कर पाओगे। सो आगे चलते हैं भाई केजिया पे। व्हाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। सो लिखा है कि केजिया जो है वो अपने पापा जी को अवॉइड क्यों करा करती थी। सो केजिया अवॉइडेड हर फादर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर फादर वॉज एन इमोशनलेस पर्सन। तो उसे लगता था कि उसके पापा में ना इमोशन ही नहीं है, उसे अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था, और क्योंकि उन्होंने कीजिया से कभी प्यार से बात नहीं करी थी, इस वजह से भी कीजिया के दिमाग में ये चीज सेट हो गई थी। He never spoke to कीजिया lovingly and calmly। जब हम बचपन मतलब जब हम हमारा बचपन होता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो अक्सर हमें जो हमारे माँ बाप का प्यार है वो नहीं दिखाई देता, हमें लगता है अरे हमें डांट दिया, अरे हमसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, है ना, तो हमसे प्यार ही नहीं करते। तो कीजिया की भी वही मेंटालिटी थी। He scolded कीजिया and reprimanded her for making mistakes। तो उसे पनिशमेंट देते थे, डांटते थे जब भी वो गलतियां करती थी। कीजिया जो थी वो बहुत ज्यादा स्टैमर यानी कि बहुत ज्यादा हकलाती थी अपने पापा के आगे, सिंस ही वॉज वेरी ह्यूज, क्योंकि उसे लगता था उसके पापा इतने बड़े हैं, इतने जायंट हैं, है ना, एंड मतलब हर बात पे उसे डांट देंगे तो उसे बहुत डर लगता था और वो उनके आगे हकलाने लगती थी। फार फेस्ट फ्रॉम द इमेज ऑफ अ फादर फुल ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन। तो वो अपने नेबर्स को देखती, जो उनके नेबर में मिस्टर मैकडोनल्ड्स, है ना, वो जो उनके पापा होते वो बहुत ही फुल ऑफ लव, अपने बच्चों को प्यार से रखते, तो उसे लगता था कि एक पापा की इमेज कैसी होनी चाहिए कि जहां पर आपको प्यार फील हो, जहां पे आपको अफेक्शन फील हो, राइट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उसे लगता था कि मेरे जो पापा है फार फेस्ट मतलब काफी दूर है एक ऐसी इमेज से, है ना, काफी दूर है एक बाप की इमेज से। What gave a sense of relief to Kezia and why? The noise of the carriage growing fainter। तो केजिया को सुकून कब मिलता था? कैरेज क्या है? बेसिकली एक गाड़ी, ठीक है। तो जैसे ही वो देखती, आवाज सुनती कि उसके पापा नीचे उतर गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और अब गाड़ी दूर दूर जा रही है, फेंटर मतलब वो आवाज अब कम होती जा रही है ना, दूर गाड़ी चली गई है, तब उसकी सांस में सांस आती, बिकॉज इसका क्या मतलब था, दैट हर फादर हैड लेफ्ट द हाउस, कि अब उसके पापा घर से चले गए हैं। She was extremely scared of her father and wanted to avoid him. How did the father comfort the little girl Kezia when she got scared in her sleep? तो जब घर पर कोई भी नहीं था और केजिया अपने सपने में डर गई थी, तो उसके पापा ने उसे किस प्रकार से कंफर्ट किया, ये हमें बच्चों बताना है। तो फादर केम टू केजिया's room with a candle, lifted her up in a strong arm। पापा केजिया के कमरे में आते हैं, उसे अपनी गोदी में उठाते हैं, उसे अपने साथ लिटा लेते हैं एंड अपने पास ही रखते हैं। She held his shirt, वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है and snuggled herself close to her father, जब भी पा लेती है। This comforted Kezia when she got scared in her sleep. How did Kezia efforts to please her father resulted in displeasing him very much? How did this happen? तो कीजिया एक तरफ अपने पापा को खुश करना चाहती थी, उनके बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, बट उसने अपने पापा को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया। तो ये बच्चों कैसे हुआ, क्यों हुआ? So Kezia was very scared of her father and stuttered while talking to him. This annoyed him a lot। इस चीज से उसके पापा बहुत अनॉय हो जाते थे कि तू ऐसे क्यों बात कर रही है, मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा। When she waited and stared at him to have a nice long chat, he did not like it. She unknowingly destroyed some of his important papers। तो गिफ्ट बनाने के चक्कर में उसने क्या करा, अपने पापा के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया, कुशन में डालने के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। अननोइंगली मतलब जानबूझ के नहीं किया,
while stuffing a cushion which she wanted to present to him on his birthday. This made him very angry. तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उसकी पिटाई लगा दी बहुत बुरे तरीके से. Therefore Kezia's efforts, and इस तरीके से जितनी भी केजिया ने मेहनत करी थी, एफर्ट करे थे अपने पापा को प्लीज करने के लिए, that resulted in displeasing him. Who did Kezia compare her father with? What made Kezia think that there were different sort of father? तो केजिया अपने पापा को बच्चों किससे कंपेयर करती है, और केजिया को ऐसा क्यों लगता है कि पापा भी ना बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के पापा हैं इस दुनिया में. सो केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद अ जायंट, है ना, एकदम बड़ा सा राक्षस जैसे कोई होता है वैसे उसे लगते हैं. She thought that there were different sort of fathers when she saw the father of McDonald's family. जब वो मैकडोनल्ड फैमिली को देखती है, उनके पापा को देखती है बच्चों से प्यार से बात करते हुए, तब उसे लगता है कि शायद पापा भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं. एक मेरे पापा हैं जो मुझे ऐसे रखते हैं, और एक उनके पापा हैं जो उन्हें इतने प्यार से रख रहे हैं. प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन हैप्पीली. तो वो देखती है कैसे मैकडोनल्ड फैमिली में जो पापा हैं वो अपने बच्चों के साथ हैप्पीली खेल रहे हैं, बट उसके जो पापा है वो हमेशा गुस्से में बात करते हैं उससे, एंड चिडेड हर फॉर स्टटरिंग. और जब भी वो अटक अटक के बात करती है तो उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं. हाउ डिड केजिया's नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज. तो पूरे ही कहानी में केजिया अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच रखती है, नेगेटिव रहती है, बट ये एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, कैसे उसकी सोच अपने पापा के लिए चेंज हो जाती है बच्चों, ये हमें यहाँ पर बताना है. सो व्हेन हर मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, हर ग्रैंडमदर वेंट टू स्टे विद हर. जब उसकी मम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई थी केजिया की, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, जनरली हमने देखा कि केजिया अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती थी, बट जब उसकी मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो ग्रैंड माँ भी उन्हीं के साथ चली गई. तो केजिया यूज्ड टू स्लीप अलोन एट नाइट. तो केजिया अकेले सोती थी, उसे बहुत डर लगता था, और इतना डर लगता था कि वो चीखने लगती थी रात में, उसे बुरे बुरे सपने आते थे और वो डर के मारे ट्रेम्बल यानी कांपने लगती थी. उसके पापा आए उसके बाद उसके रूम में एंड उसे गले से लगा लिया टू कंफर्ट हर. शी फेल्ट सिक्योर विद हर फादर. तो उसे भी बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर ऑल शायद मेरे पापा मुझसे भाई प्यार करते हैं, राइट. देन शी रियलाइज दैट हर फादर वाज बिजी विद वर्क. तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद मेरे पापा भी मुझसे प्यार करते हैं, बट क्योंकि वो इतना काम करते हैं, है ना, बिजी रहते हैं, एंड उनका तो कोई टेक केयर करने वाला भी नहीं है, ऐसा उसे लगता है. तो इसीलिए फिर उसे बहुत ज्यादा सिंपैथी आ जाता है, एंड हैड नो टाइम टू प्ले. और उसे लगता है शायद तभी मेरे पापा मेरे साथ खेल भी नहीं पाते. शी इवन रियलाइज दैट हर फादर लव्ड हर बट डिडंट हैव द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट. उसे इतना भी समझ में आया कि शायद मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, बट कभी वो जता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. Thus her attitude towards her father changed from negative to positive. और इसी वजह से उसका जो एटीट्यूड है अपने पिताजी के प्रति वो चेंज हो गया. नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर पे. नेक्स्ट चैप्टर क्या बोल रहा है? Why did Einstein hate school? आइंस्टाइन को भाई अपना स्कूल क्यों नहीं पसंद था, ये अपने को बताना है बच्चों. क्यों नहीं पसंद था उसे स्कूल? सो भाई उसे ही हेटेड स्कूल. रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है. तो उन्हें वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट स्कूल का कतई नहीं पसंद था. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन ही फेल्ट टायर्ड एंड सफोकेटेड. उन्हें स्कूल में बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होता था, स्कूल के एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होता था. एंड ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. और उनके अपने टीचर से भी बहुत बार लड़ाई हो जाती थी. Why did Albert Einstein leave his school? उन्होंने अपना स्कूल क्यों छोड़ा बच्चों? तो ये वाले पॉइंट्स भी आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन आए, ठीक है. Albert Einstein left his school because he was not happy with the education system. He was not at ease with the strict regimentation. उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन करके रखा जा रहा है, इतना ज्यादा सफोकेट करके बच्चों को रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो स्कूल में और ज्यादा नहीं रहेंगे. What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? तो वो पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पेटेंट क्या होता है. बेसिकली एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट समझ लो, जो लोगों को दिया जाता है कि हाँ भाई इंटेलेक्चुअल राइट है तुम्हारा किसी चीज पे, है ना, कि हाँ भाई ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारा ही है, इस टाइप का. तो वो उस ऑफिस में काम कर रहे थे जहां पर उनका एक ड्रॉर था. तो वो अपने ड्रॉर को क्या बोलते थे और क्यों? वो अपने ड्रॉर को बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. क्यों? बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, वेयर ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशंस. व्हाट इज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये आप लोगों को बताना है. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई क्या था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट
absolute. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Why did Einstein write a letter to the American President Roosevelt? Einstein ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे रूजवेल्ट उन्हें लेटर क्यों लिखा? तो यहाँ पे उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखा बताते हुए अबाउट द डेंजर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है, कि भाई बेसिकली हुआ क्या, व्हेन द नाजीज वर इन जर्मनी एंड ही हैड टू माइग्रेट फ्रॉम देयर, है ना, जब वो वाला टाइम है जब नाजीज आ गए थे जर्मनी में एंड बहुत सारा जो माहौल था पूरा आतंक का चल रहा था, उन्हें भी वहां से निकलना पड़ा था और उन्हें खबर मिली थी एटॉमिक बॉम्ब्स की कि ये लोग गिराने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्म करना उन्हें अपनी जिम्मेदारी लगी और ये इन्फॉर्म करते हुए उन्होंने वो लेटर लिखा. द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी मेड द अमेरिकन फिजिस्ट अपसेट दैट द नाजीज कुड यूज एन एटम बॉम्ब. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी? तो जब यहाँ पे बॉम्बिंग हुई तो कैसे रिएक्ट किया आइंस्टाइन ने? तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे डिस्ट्रक्शन देख के कि ये जो बॉम्ब्स हैं इन्होंने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कितना ज्यादा चीजों को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है. तो उन्होंने एक लंबा सा लेटर लिखा टू द यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड सजेस्ट किया कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना, ये अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि हम सब तो एक ही हैं. बट ऑब्वियसली कुछ इस पे हुआ नहीं, बट उन्होंने अपनी साइड से लेटर लिखा, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे ये सारी चीजें देख के. What were the two important decisions taken by the doctor while looking at the mirror? तो बेसिकली बोला जा रहा है स्नेक एंड द मिरर के क्वेश्चन आंसर्स हैं कि मिरर में खुद को देखते हुए डॉक्टर ने बच्चों कौन से दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है. So the important decision made by the doctor was that he would shave daily, कि वो क्या करेगा, रोज अपनी शेव करेगा और एक पतली सी थिन सी यहाँ पर ना क्या बोलते हैं उसे मूंछ रख लेगा, ठीक है, ताकि वो और भी ज्यादा हैंडसम लगे. The earth-shaking decision made by the doctor was that he would always keep that attractive smile on his face. और दूसरा डिसीजन था कि भाई यार मैं ना स्माइल करते हुए बहुत बढ़िया लगता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी स्माइल है ना इसे मैं मेरे चेहरे पर हमेशा रखूंगा. तो ये दो डिसीजंस उसने लिए. What type of woman did the doctor in the story The Snake and the Mirror want to get married to and why? तो यहाँ पे भैया ये जो डॉक्टर है ये किस टाइप की औरत से शादी करना चाहते हैं और क्यों? ये बहुत ही पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा फनी इंसिडेंट ये रहा है. सो द डॉक्टर वांटेड टू गेट मैरिड टू अ वुमन हु वाज फैट. इसे कैसी औरत चाहिए, जो मोटी हो, और रीजन उससे भी ज्यादा फनी है, ठीक है, क्यों चाहिए इसे मोटी औरत? द रीजन ही गेव वाज दैट इफ ही, यानी कि वो खुद, जो डॉक्टर हस्बैंड है वो खुद, अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो जाएगी और मैं भागने की कोशिश करूंगा, so she would not be able to catch him and stop him from escaping. बताओ, ये भी कोई बहाना हुआ? बोलता मुझे फैट वुमेन से इसलिए शादी करनी है कि कभी मैं कोई गलती करके भागू तो वो मुझे पीछे पीछे भाग ही ना पाए, पकड़ ही ना पाए मेरे को, इसीलिए. How did the doctor show the presence of mind when he encountered the snake? तो बच्चों जब हमारे डॉक्टर के आगे स्नेक आ गया तो उसने अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल किया ये अपने को यहाँ पर बताना है. So the doctor showed great presence of mind on seeing the snake. ठीक है, उसने क्या करा यहाँ पर, उसने जब स्नेक को देखा तो बहुत दिमाग से काम करा. ना तो उसने जंप करा ना ही वो चिल्लाया. नॉर्मल ह्यूमंस का रिएक्शन क्या रहेगा, स्नेक आ गया, राइट, सांप आ गया, राइट, बट वो नहीं चिल्लाया, ठीक है, ना ही उसने जंप किया, वो चुपचाप चेयर पे बैठा रहा, अपनी सांस रोक ली. हिज बॉडी वॉज स्टिल, उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिल थी, कोई मूवमेंट नहीं, पर उसका जो माइंड था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था. Why did the doctor run away from his house? डॉक्टर अपने घर से क्यों भाग गया? या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है कि why did the doctor run to his friend's house? डॉक्टर अपने फ्रेंड के घर क्यों भाग गया? So from writer's arm, the snake slithered into his lap. कि वो चुपचाप बैठा रहा तो पहले स्नेक यहाँ पर हाथ पे था, फिर वो उनकी गोदी में चला गया, फिर उसके बाद स्नेक टेबल पर चला गया, है ना, स्नेक को भी मिरर दिखा, उसे भी खुद को निहारने का मन करा, वो टेबल पे चला गया. सो द राइटर रिवाइव, जैसे ही स्नेक हटा फटाफट से राइटर जो था खड़ा हुआ चेयर से, ठीक है, वो फटाफट से कूदा, लेफ्ट मतलब कूदना, आंगन में कूदा और वहां से सीधा भागा अपने दोस्त के घर. पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, केवल वो रुका जाकर अपने दोस्त के घर. What are the similarities between the doctor and the snake? So भैया डॉक्टर और स्नेक में क्या similarities है, क्या समानता है, ये आप लोगों को बताना है. So the doctor and the snake had striking similarities. Both were the victims of self-adoration.
ठीक है। सेल्फ अडोरेशन मतलब खुद को एडमायर करना, खुद को देखना कि वाह मैं कितना सुंदर हूँ, वाह मैं ही हूँ अब तो जो हूँ। तो स्नेक में भी ये बात थी, क्योंकि उसने भी जैसे मिरर देखा वो भी पलट गया, एंड तुरंत उससे पहले जब हमारा डॉक्टर भी मिरर देख रहा था तो वो खुद को निहार रहा था। तो दोनों के अंदर ये एक समानता थी। This is clearly visible in the two decision of the doctor to shave daily and to grow a mustache, and also to wear an attractive smile on his face to look handsome, while the snake enjoyed looking at his reflection at closer quarters. It moves from the doctor's arm and later crept on the table and moved towards the mirror. It seemed that the snake wanted to have a closer look. अगर ये आंसर याद ना हो, ब्रेक इट इनटू द पार्ट्स, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और उसके बाद उसको याद करना। Describe in detail the doctor's feeling when he saw the snake coiled around his arm. तो हमें बताना है डिटेल में डॉक्टर की फीलिंग, हालांकि उसे कैसा फील हुआ जब उसने स्नेक को देखा कि वो उसके आर्म पे लिपटा हुआ है। पहली बात तो बच्चों, जो डॉक्टर था वो इतना ज्यादा इंग्रॉस, यानी कि इतना ज्यादा घुस गया था अपने सपनों में, अपने ख्याली पलाव में, कि उसने बिल्कुल भी रियलाइज ही नहीं करा कि एक जो स्नेक है वो उसकी चेयर के पीछे। वो खुद को निहारता निहारता इतना खो गया कि उसे स्नेक पहले तो दिखा ही नहीं। उसे तब भी पता नहीं चला जब स्नेक उसके शोल्डर्स पे आ गया, है ना। फिर धीरे धीरे स्नेक उसके लेफ्ट आर्म पे बिल्कुल लिपट गया और उसने अपना जो हुड, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्नेक का, ऐसे स्प्रेड कर लिया। द डॉक्टर सैट देयर विदाउट मूविंग एन इंच। अब वो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि भाई स्नेक डस भी सकता है। उसने बहुत सारी मेडिसिन को सोचा कि अगर इसने डस लिया तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या मेरे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है। He realized the presence of God and felt that it was a punishment for being proud and arrogant. तो उसे realize हुआ कि भाई मैं इतना ज्यादा खुद पे घमंड कर रहा था, प्राउड कर रहा था ना, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। Justify the title of the story, The Snake and the Mirror. तो ये जो हमारी कहानी है The Snake and the Mirror, इसके टाइटल को हमें जस्टिफाई करना है कि क्या ये टाइटल बिल्कुल सही है कि नहीं। So the story revolves around the narrator, the snake and the mirror. The narrator hears a familiar sound, a dull thud, and a snake lands on his shoulder. अब आप बताओगे थोड़ा सा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चों आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताना पड़ता है। तो आप बता सकते हो कि ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है नरेटर के आसपास और स्नेक के आसपास और मिरर के आसपास। तीन ही इसमें मेन चीजें हैं। नरेटर जो है उसे थोड़ी फेमिलियर साउंड सुनाई देती हैं, जैसे थर्ड का एकदम से थर्ड की साउंड आना, ठीक है, स्नेक का उसके शोल्डर पे लैंड करना। डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां पे पत्थर की तरह बैठ जाता है। उसे एकदम से क्या लगता है, भगवान की प्रेजेंस के, भगवान ने मुझे सजा दी है, ठीक है। He forgets danger and smiles feebly. The snakes look into the mirror, move towards it as if want to enjoy a closer reflection in the mirror. Thus the title is justified as the story revolves around the snake and the mirror. तो आप बता सकते हो कि भाई स्नेक की नजर मिरर पे पड़ी, वो उसने उसके हाथ से हटके वो अब मिरर के पास चला गया, क्योंकि शायद स्नेक को भी क्लोजर लुक देखना था कि वो कैसा लग रहा है। तो पूरी की पूरी स्टोरी स्नेक, मिरर, इसी के आसपास रिवॉल्व कर रही है। तो ये टाइटल एब्सोल्युटली सही है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर एक बारी हम दोबारा से अपनी लिस्ट पे चलते हैं। बीहाइव के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर खत्म कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कतई ये नहीं बोल रही हूँ कि देखो इसके बाहर से तो कहीं से आएगा ही नहीं, ठीक है ना। मैंने ये पिछले साल बच्चों को बोला था, बट हाँ मैं आपको ये जरूर बोल रही हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आया आप अटेम्प्ट करने की हालत में जरूर रहोगे। ये मतलब बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। So the fun they had, Sound of Music, Little Girl, Truly Beautiful Mind, Snake and the Mirror, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट बुक पे, द लॉस्ट चाइल्ड से हम लोग शुरू करेंगे और इतना हम लोग कवर करेंगे। इतने ही आपके चैप्टर्स आएंगे, हाफ ईयरली में आएंगे। अगर एक दो और ऊपर नीचे होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं करा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इतना तो आप लोग कर ही लेना बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों अब हमारी दूसरी बुक, जिसका नाम है मोमेंट्स। ऑल राइट, फर्स्ट चैप्टर, वेयर डिड द चाइल्ड गो, द लॉस्ट चाइल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, व्हाट डिड ही वांट देयर। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, बहुत बच्चे होते हैं जिनका ना कंसंट्रेशन हट जाता है ना, वो 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाते। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको वन गो में लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले एक एक चैप्टर करके पॉज करो, आंसर्स याद करो, फिर दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करो, ठीक है। कि आपने पहले बोला था मैंने 10 से 12 मिनट में एक चैप्टर आपका हो रहा है, तो 12 मिनट आप लोग देखो वीडियो, पॉज करो, मैं टेलीग्राम पे स्लाइड्स वैसी भेज दूंगी, आप लोग एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से जब आप पढ़ोगे तो नहीं दिक्कत होगी, है ना। एक ही बार में सारे देख लोगे, ना याद होंगे ना कुछ होंगे, कोई फायदा नहीं है। चलो
So where did the child go with his parents? What did he want there? So the child went to the fair with his parents. He wanted garlands. उसे क्या चाहिए था? जो वो देख रहा था उसे वो हर चीज चाहिए थी. अब यार हम लोग भी बचपन में मेले में जाते थे. आजकल के तो मेले एकदम अच्छी हो गए हैं. यहाँ तो कुछ अच्छा मेला मैंने देखा नहीं. बट बचपन में हम लोग रहते थे. एक इलाका है दिल्ली में दक्षिणपुरी करके, है ना. तो वहां रहते थे हम लोग. तो वहां पे विराट नाम की एक जगह है. जो लोग होंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे. वहां लगता था बहुत बड़ा मेला. इतना बड़ा मेला, मतलब मजे आते थे उसमें. वो जो ऐसे वाला झूला होता था ना, मैं उसका नाम भूल गई, वो ड्रैगन वाला, वो होता था असली झूला. वो देता था एक्चुअल फन है, एक्चुअल थ्रिल. आजकल के मेलों के झूलों में जाके बैठे हो, वो शुरू होने से पहले ही खत्म. वो होता ही नहीं है, वो थ्रिल ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता. तो आजकल सब ऐसी हो गया. तो बचपन में हम भी जाते थे तो हमें हर चीज चाहिए होती थी. वैसे ही बच्चे होते हैं, वो जो चीज देख लेते हैं उन्हें वो चीज अट्रैक्ट करने लगती है और उन्हें वो चीज एट द एंड ऑफ द डे चाहिए होती है. सो वेयर डिड द चाइल्ड गो? चाइल्ड वेंट टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स. उसे वहां पे गार्लैंड्स, माला दिख रही थी, वो भी चाहिए थे. बैलून्स भी चाहिए थे. स्वीट्स भी चाहिए थे. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी द स्नेक एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग. What attracted the child towards the balloon? Why didn't his parents give him the balloon? तो वो बैलून की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ और उसके पेरेंट्स ने उसे बैलून क्यों नहीं दिलवाया? So the child was attracted by the rainbow glory of their silken colors. क्योंकि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गया. पेरेंट्स ने इसलिए नहीं दिलवाया बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. उन्हें लगा कि तू इतना छोटा नहीं है कि तू बैलून से खेलेगा. पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वॉज डिलेइंग देम. हाउ? पेरेंट्स बहुत ज्यादा जल्दी में थे, है ना, बट बच्चा उन्हें बार बार लेट करवा रहा था. कैसे बच्चों? सो बॉय जो था वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार खिलौनों से. जिस भी खिलौनों को देखता वही उन्हें निहारने बैठ जाता. ठीक है. बटरफ्लाइज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ड्रैगन फ्लाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कैच करने की उन्हें कोशिश कर रहा था, फ्लावर्स से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था. सो आउट ऑफ प्योर इनोसेंस, यानी कि ऑब्वियसली उसका दोष नहीं है, इनोसेंट बच्चा है बेचारा, तो जानबूझ के नहीं, इनोसेंस में ही उसने अपने पेरेंट्स को डिले कर दिया. Why did the little boy lag behind? अब वो जो छोटा बच्चा है वो बेचारा पीछे बार बार क्यों छूटे जा रहा है? So while going through the fair, the little boy was fascinated on seeing toys, balloons, garland of gulmohar, then a swing, snake charmer, etc. He got attracted towards those different things, so he lagged behind his parents. तो यहाँ पे लिखा भाई जब वो मेले में जा रहा था ना, जो छोटा सा लड़का था इतना ज्यादा फैसिनेट हो गया, इतना ज्यादा उसको पसंद आ गया भाई कि टॉयज हैं, बैलून्स हैं, मालाएं हैं, फूल हैं, झूले हैं, स्नेक वाला है, सारी चीजें उसे अट्रैक्ट करने लगी और वो बार बार अपने पेरेंट्स से पीछे छूटे जा रहा था. Why did the boy wait for an answer after he had pleaded for sweets? तो भाई वो हर चीज मांग रहा था, हर चीज में उसके पेरेंट्स उसे मना कर दे रहे थे. तो जब उसने स्वीट्स मांगे तो उसने वेट क्यों नहीं किया अपने पेरेंट्स के जवाब का? So the boy didn't wait for an answer after he had pleaded for sweets because he knew that his parents would say that he was greedy and would refuse to buy the sweet. Refuse मतलब मना कर देना. तो क्योंकि उसके पेरेंट्स हर चीज के लिए उसे मना किए जा रहे थे, तो अब वो क्या कर रहा था? मम्मी स्वीट दिला दो. अब वो वेट नहीं कर रहा आंसर का, वो बस आगे चलता जा रहा है बोलते हुए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे दिलवाएंगे तो वैसे भी नहीं, कोई चीज नहीं दिलवा रहे. सो ही इज नॉट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स और समथिंग. वो बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है. चलो आगे आ जाओ. What happened when the lost child reached the temple door? क्या हुआ बच्चों जब जो lost child था, है ना, जो मतलब हो गया था बच्चा, वो टेम्पल के दरवाजे पे पहुंचा. So when the child reached the temple door, men jostled each other. वो देख रहा है बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं. अब वो छोटा सा बच्चा बेचारा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इधर उधर घुस रहा है उनके बीच में, बट उसे गिरा दिया जा रहा है. He might have been trampled, यानी कि कोई उसे कुचल भी सकता था. If he had not shouted at his highest pitch, यानी कि अगर वो अपनी तेज सी आवाज में नहीं चिल्लाता तो कोई उसके ऊपर चढ़ के भी जा सकता था. How did the mother distract the child's mind from the toy seller? तो अब भाई जो मम्मी थी उन्होंने अपने बच्चे का दिमाग कैसे डिस्ट्रैक्ट किया टॉय सेलर से? The mother distracted the child's mind from the toy seller by pointing towards a flowering mustard field. उसने उन्हें क्या दिखाया? वो देख वो देख वो देख, खेत था, बड़ी सी फील्ड थी, है ना, जिसपे फ्लावर्स थे, तो वो दिखाए. He saw colorful dragonflies. तो वहां पर उसे dragonflies दिखने लगी, वो उन्हें कैच करने के लिए उनके पीछे भागने लगा, एंड जिसकी वजह से वो टॉयज से डिस्ट्रैक्ट हो गया. How did the child react when there was no sign of his parents? जब फाइनली उस बच्चे को पता चला कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, मैं शायद खो चुका हूं, तो बच्चे ने किस प्रकार रिएक्ट करा? द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट, है ना, बहुत ही इनोसेंट
बेचारा सा वो बच्चा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा जब उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखे, बहुत अकेला लगने लगा उसे अपने पेरेंट्स के बिना, ठीक है, क्योंकि वो क्राउड के बीचों बीच था। द मैन हु ट्राइड टू कंसोल, अब उसमें एक भला आदमी था जो बच्चे को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था कि कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएंगे, बट बच्चा उससे भी कंसोल नहीं हुआ, एज द बॉय ओनली नीडेड हिज पेरेंट्स एंड नो मॉनेटरी बेनिफिट। उस आदमी ने बच्चे को जितनी चीजें उसे पहले चाहिए थी सब ऑफर करी, टॉय दिलवा दूं, स्विंग पे बिठा दूं, स्नेक चार्मर दिखा दूं, बट अब उसे कुछ नहीं चाहिए, अब उस लड़के को केवल अपने पेरेंट्स ही चाहिए। हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से किस प्रकार अलग हो गया। सो जो लड़का था टॉय से अट्रैक्ट हो जा रहा था, कभी बैलून से, कभी स्वीट से ही, और वैसे भी मेले में बहुत भीड़ होती है आपको पता है। फाइनली ही गॉट फैसिनेटेड विद द फ्लूट म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द स्नेक चार्मर, है ना, आपने देखा होगा ना वो जो सांप वाला शो करते हैं, ऐसे बीन वीन बजाते हैं, तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसे देखने लगा, झूलों को देखने लगा, एंड उसी बीच उसे पता नहीं चला कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया। Who rescued the lost child, यानी कि उस बच्चे को किसने बचाया, एंड उसने उसे क्या ऑफर किया कि मैं तुझे क्या दिलवाता हूं, तू रोना बंद कर दे। सो द मैन इन द श्राइन, यानी कि टेम्पल में एक आदमी था जिसने उसे बचाया, उसने उसे गोदी में उठाया एंड उसे चुप कराने की कोशिश करी, वो उसे स्विंग पे ले गया एंड उसे फ्लावर्स, बैलून, स्वीट, जो सारी चीजें उसे चाहिए थी ऑफर करी, बट अब बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था। What is the irony in the story The Lost Child? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अब इस चैप्टर में आयरनी क्या है ये आप लोगों को बताना है। So the irony of the story The Lost Child is that the child was sad and irritated at his parents' refusal. जब उसके माँ बाप मना कर रहे थे तो वो बहुत इरिटेट हो रहा था, सैड हो रहा था कि जो मुझे चाहिए ये लोग दिलवा नहीं रहे हैं मुझे गांव के मेले में। But it is the parents whom he sought frantically when he was lost. अब जब उसे वो सारी चीजें मिल रही हैं किसी और से तो उसे नहीं चाहिए, यही तो आयरनी है ना, पहले जो चीजें चाहिए थी वो अब उसे चाहिए ही नहीं, अब उसे केवल अपने पेरेंट्स चाहिए, वही पेरेंट्स जिनसे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू बाय टोटो। सो यहाँ पे हम लोग बच्चों सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं। The author's grandfather was an animal lover and took pity on Toto as it was kept tied on feeding trough. तो भाई जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे वो टोटो को क्यों खरीद के लाए थे, क्योंकि वो एक एनिमल लवर थे एंड जब उन्होंने टोटो को बंधा हुआ देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। टोटो looked out of place and he decided to bring it to his private zoo. He was much impressed by Toto. पहले उन्हें पता नहीं था ना कि टोटो कितना शैतान है। Where was Toto kept immediately after grandfather got him? Why? तो जैसे ही टोटो को यानी कि उस बंदर को घर लाया गया तो उसे कहाँ पे रखा गया और क्यों रखा गया। तो सबसे पहले बच्चों टोटो को क्लोजेट में यानी कि एक अलमीरा में रखा गया। क्यों, क्या टोटो अलमीरा में रखे जाने वाली चीज है? नहीं। He was tied securely to a peg. तो एक हुक होता है ना अलमारियों में, हुक देखा है, उससे उसे बांध दिया था। Because his presence was to be kept a secret. क्योंकि ग्रैंडमा से उसे अभी छुपा के रखना था। ग्रैंडमा अगर देख लेती एक और जानवर ले वो गुस्सा हो जाती, तो ताकि ग्रैंडमा को अभी पता ना चले तो इसलिए उन्होंने उसे अलमारी में छुपा दिया। In what sense was Toto a pretty monkey? So टोटो को एक pretty monkey बच्चों क्यों बोला गया है ये अपने को यहाँ पर बताना है। टोटो's bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. तो भाई टोटो की जो आईज थी है ना उनमें एक शैतानी थी, बहुत ज्यादा ब्राइट भी थी, चमकती थी, उसके टीथ बहुत ज्यादा वाइट थे, वो जब स्माइल करता था तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगता था। Yet there was an underlying tinge of naughtiness. अब इनोसेंट लगता था बट उसकी शक्ल से ही दिखता था कि ये बहुत ज्यादा नॉटी है और शैतान है। Why did grandfather hide Toto for some time when he brought him home? तो ग्रैंडफादर ने टोटो को बच्चों क्यों छुपा दिया थोड़े समय के लिए, जब वो उसे घर लाए तो टोटो को क्यों छुपा दिया गया। तो ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो यही है कि ग्रैंड मदर को इतने ज्यादा एनिमल्स पसंद नहीं थे। When he used to bring a new animal or bird, she used to make a lot of fuss. यानी कि बहुत ज्यादा कलेश हो जाता था घर में, बहुत ज्यादा वो चेचे करने लगती थी जैसे वो कोई नया एनिमल या नई बर्ड घर पे लाते थे। तो वो लड़ाई अवॉइड करने के लिए, बहस अवॉइड करने के लिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, थोड़े समय तक टोटो को छुपा दिया एंड सोचा कि जब ग्रैंडमा गुड मूड में होंगी तब वो उन्हें बता देंगे। Why did grandfather decide to take Toto along with him to देहरादून? तो जब ग्रैंडफादर देहरादून जा रहे थे तो उन्होंने बच्चों क्यों डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। Grandfather decided to take Toto along with him to देहरादून as there were many other pets also that lived there. But Toto would not allow any of his companion to sleep at night, so he made this decision. तो उन्हें अभी तक पता चल गया था कि टोटो क्या चीज है,
है ना, टोटो किस खेत की मूली है, उन्हें पता चल गया था। उन्हें ये भी पता था कि मैं एक बार यहाँ से चला गया तो ये किसी को भी रात में सोने नहीं देगा, है ना, कि सबका जीना दुश्वार कर देगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं देहरादून जा रहा हूँ तो मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाता हूँ। Why grandfather had to pay for Toto at Dehradun railway station? Which animal did grandfather travel with without paying for its ticket? तो हमने देखा इस बारी ग्रैंडफादर को इसकी टिकट लेनी पड़ी, है ना, क्यों लेनी पड़ी, और लास्ट टाइम वो किसके साथ ट्रैवल कर रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं लेनी पड़ी थी। सो आप बोलोगे कि भाई ग्रैंडफादर हैड टू पे फॉर टोटो एट देहरादून रेलवे स्टेशन बिकॉज द टिकट कलेक्टर कैटेगराइज्ड हिम एज अ डॉग। तो उसे क्या लगा कि ये जो टोटो है ये एक डॉग है और डॉग की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। ग्रैंडफादर ने लास्ट टाइम टॉर्टोइस के साथ ट्रैवल किया था जिसकी टिकट उन्हें नहीं लेनी पड़ी थी। ऑल राइट, नेक्स्ट, हाउ डज टोटो बिकम अ प्रॉब्लम टू ग्रैंडफादर व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर। तो जब वो सहारनपुर जा रहे थे तो टोटो ने किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ग्रैंडफादर के लिए, ये आप बच्चों को बताना है। व्हाइल गोइंग टू सहारनपुर टोटो बिहेव्ड वेल व्हेन ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट। तो अभी क्या करा, जैसे वो टिकट दिखा रहे हैं कलेक्टर को, टोटो ने क्या करा, अपनी जो नोज थी ना वो ऐसे पोक कर ली बाहर की तरफ, ठीक है। He gave the ticket collector a wide grin और हंसने लगा, अपने दांत दिखाने लगा टिकट कलेक्टर को। टिकट कलेक्टर ने इंसिस्ट किया ग्रैंडफादर को कि आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, ये तो डॉग जैसा लग रहा है। तो इसलिए ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए कि भाई टोटो तूने तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, मेरे एक्स्ट्रा पैसे भी लगवा दिए। Who was Toto's companion in the stable? Why did the two never become friends? So stable में टोटो का साथी कंपेनियन कौन था और उन दोनों की दोस्ती बच्चों कभी क्यों नहीं हो पाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाना द फैमिली डंकी। तो नाना नाम था, फैमिली डंकी था, वो टोटो का कंपेनियन था, साथी था। इन दोनों की दोस्ती कभी नहीं हो पाई बिकॉज नाना वाज नॉट फ्रेंडली विद टोटो, उसे बिल्कुल टोटो पसंद नहीं था। When grandfather paid visit to the stable, he found Nana pulling at Toto's halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, टोटो उसे बहुत परेशान करता था, है ना, तो नाना को टोटो कतई ही पसंद नहीं था। Who was Nana? How did Toto tease Nana? So नाना था भैया फैमिली डंकी, और टोटो क्या करता था, टोटो को नाना के साथ स्टेबल में रख दिया था, जहां पे टोटो क्या करता था, उसको काटता था, उसके लंबे जो कान है ना उस पे काटा करता था, ठीक है। इवन नाना गॉट फेड अप विद टोटो, और नाना जो फैमिली डंकी था वो टोटो से बहुत ज्यादा कतई परेशान हो गया था। आगे आ जाओ, हाउ डिड टोटोज लव फॉर टेकिंग बैथ ऑलमोस्ट लेड टू हिज बीइंग हाफ बॉइल्ड। तो हमने देखा कि टोटो को नहाना बहुत पसंद था, है ना, बट वो जलते जलते कैसे बचा, इस गलती के कारण वो जलते जलते कैसे बचा, ये आप बच्चों को बताना है। सो टोटो यूज्ड टू लव टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर। अब टोटो को बच्चों गर्म पानी बहुत पसंद था, है ना, गर्म पानी में नहाना उसे बहुत पसंद था। Once when a kettle was kept on fire, अब एक बार की बात है बच्चों, एक केटल रखी थी चाय बनाने के लिए, है ना, नीचे गैस जल रही थी एंड उसमें पानी था, वो बॉईल हो रहा था। तो टोटो जाके बैठ गया, तो अभी तो पानी इतना गर्म उसे लग नहीं रहा, टोटो बैठा हुआ है। When the water began to boil, Toto tried getting up but found outside cold. अब जैसे ही पानी और गर्म होना शुरू हुआ तो टोटो ने खड़े होने की कोशिश करी, जैसे ही बाहर आता उसे ठंड लगती, वो दोबारा अंदर बैठ जाता, तो वो अंदर बाहर ऐसे हॉप करता रहा एंड आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस गेम, है ना, वो तो एंड टाइम पर उसे बचा लिया गया वरना वो जल जाता। Why did grandfather give away Toto the monkey? तो भाई जिस टोटो को ग्रैंडफादर घर लाए थे, फाइनली ग्रैंडफादर को वो टोटो क्यों वापस देना पड़ा। टोटो वॉज वेरी नॉटी एंड ही ट्रबल्ड एवरीवन, है ना, वो बहुत नॉटी था, उसने सबका जीना दुश्वार कर दिया था, घर की प्लेटें तोड़ देता था, दूसरे पेट्स को जीने नहीं देता था। द अदर पेट्स वर नॉट हैप्पी, बाकी के पेट्स भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। उसने बहुत सारी बर्तन तोड़ दिए थे, कपड़े फाड़ दिए थे, कर्टन्स फाड़ दिए थे, वॉलपेपर फाड़ दिए थे, बहुत नुकसान करवा रहा था। सो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था टोटो को हैंडल करना, सो ग्रैंडफादर ने टोटो को वापस दे दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिस्क्राइब महेंद्र इन 30 to 40 वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बारी बच्चों अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं। पहले मैंने आपको पहले बता दिया लिस्ट की तरफ जाना बार बार ही हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जब तक मार्क नहीं करते रहेंगे ना तब तक नहीं होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर द लॉस्ट चाइल्ड कर लिया है, हमने यहाँ पर एडवेंचर ऑफ टोटो कर लिया है, अब हम लोग करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट एंड उसके बाद हम करेंगे द किंगडम ऑफ फूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द ईश्वरन द स्टोरी टेलर।
एंड आई होप जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है याद करने की, उसी से तुम लोग याद करोगे, तो मेरे को निराश मत करना। चलो, डिस्क्राइब महेंद्र इन 30 to 40 वर्ड्स। अब यहाँ पे ईश्वरन द स्टोरी टेलर में चैप्टर में आपको महेंद्र को एक्सप्लेन करना है 30 to 40 वर्ड्स में। तो महेंद्र कौन था? जूनियर सुपरवाइजर था, बैचलर था, शादी वादी नहीं हो रखी थी। ईश्वरन उसका पूरा ख्याल रखता था, है ना। ईश्वरन उसके कपड़े धोता, उसके लिए खाना बनाता है, ईश्वरन उसका सारी चीजें देखता था। He was a simple fellow and led a simple life। अपनी सिंपल जिंदगी वो जीता था। He had an adjustable nature। उसका जो स्वभाव था वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता था। कहीं उसकी जॉब ही ऐसी थी कि उसे बार बार अलग अलग जगहों पे रहना पड़ता था। So he could adjust himself anywhere। ईश्वरन कौन था? एंड वो अपने मास्टर यानी कि महेंद्र के लिए क्या क्या चीजें करता था। So ईश्वरन was Mahendra's cook and he was an asset to him। है ना, बहुत ज्यादा ख्याल रखता था ईश्वरन महेंद्र का, उसके लिए खाना बनाता था, सारी चीजें करता था, कुक करता था, कपड़े धोता था, उससे बातें भी करता था रात में। He often narrated stories which were very convincing। अब ईश्वरन पे एक स्पेशल टैलेंट था स्टोरी टेलिंग का, कि वो किसी को भी इस तरीके से कोई भी कहानी सुनाता था कि वो बहुत कन्विंसिंग लगती थी। उसकी स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा पावर थी। What type of life did महेंद्र लीड? बेसिकली महेंद्र यहाँ पे किस प्रकार की जिंदगी गुजार रहा था? तो महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, जिसे भाई जगह जगह मूव होना पड़ता था अपनी जॉब की वजह से। कभी कोल माइन में, तो कभी रेलवे ब्रिज साइट पे, तो कभी केमिकल प्लांट साइट पे, ऐसे उसे जगह जगह पे रहना पड़ता था। तो वो सिंपल लाइफ जीता था और वो किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेता था। Who was the only asset of Mahendra and how? So the only asset of Mahendra was his cook Ishwaran। He was quite attached to him। ईश्वरन उससे काफी ज्यादा अटैच था, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता था। खाना बनाने के अलावा वो उसके कपड़े भी धो देता था, घर भी साफ कर देता था, ठीक है, बहुत अच्छे से वो खाना बनाता था। ऑल्सो ही हैड अनकंडीशनल लव फॉर महेंद्र। ही ट्रेवल्ड एवरीवेयर विद हिम। जहां जहां उसका मास्टर जाता था वो भी उसके साथ जगह जगह पे ट्रैवल करने को रेडी हो जाता था। डिड महेंद्र रियली सी द घोस्ट? अब भाई ईश्वरन ने महेंद्र को कहानी सुनाई, है ना, और कोई नॉर्मल कहानी नहीं। कहानी किसके बारे में? भूतों के बारे में, राइट। तो यहाँ पे बोला गया क्या सही में भूत दिखा? क्या सही में भूत था? महेंद्र डिडंट सी द घोस्ट बिकॉज देयर वाजंट एनी। उसे कोई भूत नहीं दिखा क्योंकि कोई भूत था ही नहीं। पर क्योंकि ईश्वरन ने इस तरीके से नरेट किया था भूतों की कहानी को, ये एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट यानी कि एक बहुत ही मेजर असर उसके दिमाग पे रहा था। एंड ईश्वरन हैड डिस्क्राइब द गेस्ट विविडली, द घोस्ट विविडली, सॉरी यहाँ पर बोल सकते हो। तो इससे वो हेल्यूसिनेट करने लगा था। हेल्यूसिनेट मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा था वही चीजों को वो इमेजिन करने लगा था, बट एक्चुअल में कोई भी भूत नहीं था। How does ईश्वरन describe the story of the elephant? Does it appear to be plausible? यानी कि ईश्वरन ने अपने बचपन की भी कहानी सुनाई एलिफेंट की। क्या वो ऐसी कहानी थी कि उस पर यकीन किया जा सकता था? तो उसने बताया कि एक दिन की बात है, द एलिफेंट वेंट मैड। एक हाथी पागल हो गया था। वो क्या कर रहा था? बुशिस पे चढ़ रहा था, पेड़ों को तोड़ रहा था, फेंसेस को तोड़ रहा था, ठीक है, जितनी भी फ्रूट स्टॉल्स है उन्हें स्मैश कर रहा था, कुचल रहा था, सारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहा था। वो स्कूल ग्राउंड में भी एंटर हो गया था बड़ी सी वॉल को तोड़ के, ठीक है। इस तरीके से ईश्वरन अपने बचपन की बात महेंद्र को बता रहा है। ईश्वरन बोल रहा है कि मैं जूनियर क्लास में था, मैं गया उसका सामना करने और मैंने एलिफेंट के थर्ड टोनेल यानी कि पैर का जो नेल है ना उस पे मार दिया और एलिफेंट गिर गया। और ये स्टोरी ऑब्वियसली प्लॉसिबल मतलब हमें कन्विंसिंग नहीं लग रही, है ना, ये जरूर उसने अपने मन से बना के बताई है। What destruction did the elephant cause in the town? अब एलिफेंट ने बच्चों पूरे टाउन में क्या डिस्ट्रक्शन कॉज किया, है ना, क्या नुकसान पहुंचाया, ये अपने को बताना है। So the elephant caused a lot of destruction in the town। He broke branches, fences, smashed stall. He entered a school playground and broke a brick wall, pulled out a football goal post, tore down a volleyball net and flattened a water drum। तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ये सारी चीजें जो उसने नुकसान पहुंचाई थी, तो इसे आप लोग याद कर लोगे एज इट इज तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हाउ डिड ईश्वरन टैकल द एलिफेंट? ईश्वरन ने एलिफेंट का सामना कैसे करा, उसको टैकल बच्चों कैसे करा? So the elephant has caused much terror। अब एलिफेंट स्कूल में आ गया तो सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए। And teachers ran here and there, और टीचर्स भी इधर उधर भागने लगी। ईश्वरन dared it। तो ईश्वरन बोलता है कि मेरे में हिम्मत थी, मैं उसके सामने गया
और मैंने जाके रॉड से उसके 3rd टो नेल पे मार दिया और वो मैड एलिफेंट कंट्रोल हो गया, कोलैप्स हो गया, बेहोश होके गिर गया। ये स्टोरी उसने बताई। What made ईश्वरन अ ग्रेट स्टोरी टेलर? अब ऐसी क्या क्वालिटीज थी ईश्वरन में बच्चों जिससे एक वो बहुत ही महान स्टोरी टेलर बन गया था? तो ईश्वरन स्टोरीज वर पैक्ड विद एडवेंचर। वो क्या करता था, उसे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था, है ना, तो वो क्या करता था, सारा एडवेंचर, थ्रिल, है ना, सब अच्छे से नोटिस करता था और फिर उन्हीं को अपनी कहानियों में मिक्स करके वो लोगों को सुनाता था। सो ईश्वरन की जो कहानियां हैं उसमें एडवेंचर होता था, हॉरर होता था, सस्पेंस होता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस, यानी कि वो ऐसे बुन सकता था, कहानी पे कहानी बना सकता था वो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पे। तो अगर वो कोई छोटा सा इंसिडेंट भी बता रहा है तो वो इतने सस्पेंस और सरप्राइज के साथ आपको एंडिंग देगा उसकी कि आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा थिएट्रिकल बना देता था। तो ये सब आप लिख सकते हो। Why did महेंद्र decide to leave the haunted place? अब एक्चुअल में तो घोस्ट था नहीं, बट उसके दिमाग में डाल दिया गया था कि यहाँ पर घोस्ट है, राइट? तो महेंद्र ने क्या डिसाइड करा बच्चों कि वो क्यों निकलेगा यहाँ से, हॉन्टेड प्लेस से वो क्यों जाएगा, उसने क्या मतलब क्यों डिसाइड किया? He was afraid of the haunted place after hearing and watching a ghastly appearance at night. तो देखो, ईश्वरन ने महेंद्र को कहानी सुनाई, ठीक है, वो हेल्यूसिनेट करने लगा, उसे लगने लगा सही में घोस्ट है, एंड जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने बोला भैया मेरे को तो यहाँ से भागना है। He found that he often dreamt of that woman ghost, therefore he wanted to leave the place. नेक्स्ट पे आ जाओ, किंगडम ऑफ फूल्स। हाउ वाज द किंगडम ऑफ फूल डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस? तो यहाँ पे लिखा है वो जो किंगडम ऑफ फूल था, है ना, मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि मतलब इतना हंसी आती है पढ़ते हुए, कोई सेंस ही नहीं है। तो किंगडम ऑफ फूल्स तो बाकी जगहों से किस प्रकार अलग था बच्चों, ये आपको बताना है। एवरीथिंग वाज डिफरेंट एट द किंगडम ऑफ फूल्स। द नाइट वाज कंसीडर्ड एज डे एंड डे एज नाइट। सारी चीजें वहां पे उल्टी थी, है ना, लोग दिन को रात और रात को दिन बोला करते थे। Not only the human beings, even the animals stayed awake at night. ठीक है, तो अब मतलब इतना वहां पे ये चीज हैबिचुअल था कि केवल ह्यूमन बींग्स नहीं, एनिमल भी इस रूल को फॉलो करते थे, दिन में सोते थे, रात में काम करते थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी बॉट फॉर अ डुडू, मतलब बहुत ही कम पैसे में उन्हें सारी चीजें मिल रही थी और सारी चीजों का प्राइस एक ही था। तो बहुत ही अजीब सा वो किंगडम था। Who went in search of goldsmith? Who accused the goldsmith and why? So the king's belief went in search of goldsmith. The dancing girl, who was much old, then accused the goldsmith of not making the jewel on time. The goldsmith asked her to go back and come again. This led her to go up and down the street at least a dozen times. This was when the bricklayer saw her. He got distracted and built a bad wall. कहानी याद है ना कि बेसिकली एक चोर घर पे घुसा, दीवार उस पे गिर गई, वो मर गया। अब पता लगाया जा रहा है कि किसकी गलती है उसका मरना, ये नहीं देखा जा रहा है कि वो चोर है ना, वो गलत काम कर रहा था मर गया, नहीं, बोला जा रहा है कि जिसने ये ब्रिक और जिसने ये वॉल बनाई है उसको बुलाओ। वॉल बनाने वाला बोल रहा है कि भाई मैं जब ये बना रहा था ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, है ना, डिस्ट्रैक्ट किससे हो गया था मैं, एक लड़की से, वो बार बार आ जा रही थी। लड़की बोल रही है कि मुझे मेरे गहने लेने थे, तो ये गोल्ड स्मिथ मुझे बार बार चक्कर लगवा रहा था, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर नरेट की गई है। What two things were different in the kingdom of fool? तो kingdom of fool में कौन सी चीजें डिफरेंट थी? ये वही है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि दिन को रात, रात को दिन बोला जाता था और हर चीज एक ही पैसे की वहां पर मिलती थी। Why did the guru not want to stay in the kingdom of fools? तो गुरु वहां पर अपने शिष्य के साथ आया था, गुरु को वहां पे क्यों नहीं रहना था, है ना, गुरु वहां से क्यों चला गया था? तो गुरु को वहां पे इसलिए नहीं रहना था क्योंकि वहां के जो लोग थे वो फूलिश थे। He was not sure about them and felt that they could harm him. उसे लग रहा था यहाँ पे चीजें खराब हैं और चीजें किसी भी तरीके से यहाँ पे गलत टर्न ले सकती हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टे करना खतरे से खाली नहीं है, hence he ran back. Why does the disciple not want to leave the kingdom of fool? अब उसका जो शिष्य था बच्चों, उसे क्यों नहीं छोड़ने का मन था किंगडम ऑफ फूल, है ना? उसने क्या बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा क्यों बोला उसने? बिकॉज वहां पर जो खाने की चीजें थी बहुत चीप थी, बहुत ज्यादा सस्ती थी, है ना, सारी की सारी चीजें वहां पे सेम प्राइस पे मिल रही थी, इजीली अवेलेबल थी, लाइफ वहां पे बहुत सिंपल और इजी थी। तो उसने बोला मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। Why didn't the people go against the order of the king and the minister? लोग किंग और मिनिस्टर के ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं गए बच्चों? बिकॉज उन्हें ऐसे ही बोला गया था कि किंग कुछ भी बोले, मिनिस्टर कुछ भी बोले, कभी भी उनके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना है। अपार्ट फ्रॉम इट दे हैड द फियर ऑफ पनिशमेंट, और उनमें डर भी था कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ बोला सो ऑब्वियसली क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। As the order were to be implemented strictly and all the people had to follow them, क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया था कि जो भी ऑर्डर होगा
उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड स्ट्रिक्टली लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी फॉलो नहीं करेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट। तो असल में किसकी गलती है किंग के अनुसार, ठीक है, और वो पनिशमेंट से क्यों बचा। सो रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। He had inherited everything from his criminal father. He was too thin to be properly executed on the newly made stake. The worried king started searching foolishly for a fat man to fit the stake, and the merchant escaped the punishment. तो किंग के अनुसार जो फाइनल कल्प्रिट था, जिसकी गलती थी, वो थी रिच मर्चेंट। अब वो बोलता तुम्हारे पापा तो मर गए, जिनकी गलती थी, तो सजा तुम्हें मिलेगी। तो फांसी का फंदा बनाया गया, बट वो बहुत पतला था, है ना, हो ही नहीं पा रहा था। तो फूलिशली किंग ने अनाउंस कर दिया कि किसी मोटे आदमी को ढूंढ के लाओ जिसे हम इस फांसी पे चढ़ा दें। Why did the guru want that he and his disciples should die first? अब भाई जब इसके डिसिपल को उठा के लाया गया मोटे आदमी को, तो उसने अपने गुरु को याद किया कि मैं परेशानी में हूं। तो जब गुरु आए तो उन्होंने बोला कि मुझे मारो, डिसिपल बोल रहे हैं मुझे मारो, ऐसा क्यों हो रहा है। So the king had ordered the execution of the rich merchant. Since the rich merchant could not be executed, the disciple was chosen to fit the stake. The disciple's guru had a vision and saw everything. In order to save his disciple, the guru hatched a plan. तो ये सब गुरु का प्लान था कि मैं बोलूंगा मुझे मारो और तू बोलना तुझे पहले मारो। नेक्स्ट, what is the guru's wisdom? When does the disciple remember this? तो अब शिष्य को अपने गुरु की बात कब याद आई, है ना, जो गुरु ने इतनी समझदारी भरी बातें करी थी उसे कब याद आई। तो गुरु का विजडम था दैट देयर वाज नो जस्टिस इन द किंगडम ऑफ फूल, कि ये फूल्स का किंगडम है, राज्य है, यहाँ पर कोई न्याय, कोई जस्टिस, कोई दिमाग वाली बात नहीं होगी, है ना। एंड इनका बिहेवियर भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कोई अनुमान नहीं लगा सकते ये लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। तो इसलिए मैं किंगडम छोड़ के चला गया। अब डिसिपल को ये बातें याद आ रही हैं जब वो खुद परेशानी में है ना, जब उसे लग रहा है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, बट क्योंकि मैं मोटा हूं तो ये मुझे फांसी के लिए उठा के ले। अब उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा फूलिश हैं। Who became the king and the prime minister of the kingdom? तो अब क्योंकि फाइनली एक प्लान बनाया गया था, तो जो गुरु था और शिष्य था उन्होंने राजा को बताया कि जो भी मरेगा ना वो अगले जन्म में भी राजा बनेगा, है ना, और मिनिस्टर बनेगा। तो जो एक्चुअल में राजा और मिनिस्टर होते हैं वही फांसी खा लेते हैं। अब क्योंकि अब कोई राजा मिनिस्टर बचता नहीं है, तो फाइनली किंगडम वाज विदाउट अ किंग। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने गुरु को परसुएड यानी कन्विंस किया कि आप हमारे राजा बन जाओ और जो डिसिपल है वो हमारा मिनिस्टर बन जाएगा। तो वो जो गुरु था, जो होली मैन था, वो वहां का राजा बन गया और यहाँ पे डिसिपल मिनिस्टर बन गया। हाउ डिड द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? गुरु ने किस प्रकार अपने शिष्य की जो जिंदगी है बच्चों से बचाया। द किंग ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द डिसिपल, है ना, किंग ने तो आदेश दे दिया था कि तुम इसे फांसी पे चढ़ा दो। He prayed to his guru to save him. तो उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया कि मुझे बचाओ। गुरु ने वो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने उसकी प्रेयर को सुना और वो वहां पे अपने शिष्य को बचाने पहुंच गए। पहले उन्होंने अपने शिष्य के कान में कुछ प्लान बोला और उसके बाद किंग को बोला कि आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ। फिर डिसिपल ने बोला कि आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ। तो किंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये लोग मरना क्यों चाहते हैं। तो जब सीक्रेट पता चला तो किंग फंस गया उनके जाल में, है ना। बोला गया कि जो मरेगा सबसे पहले वो इस धरती का राजा बनेगा नेक्स्ट जन्म में। तो इस टेम्पटेशन में, इस लालच में किंग आ गया और उसने क्या करा, खुद ही वो मर गया। He went into the prison at night and set the guru and disciple free. उन्हें फ्री कर दिया, खुद उनके कपड़े पहन लिए और वो और उसका जो मिनिस्टर था वो भेष बदलकर, डिस्गाइज मतलब भेष बदलकर खुद गुरु और शिष्य बन गए और खुद को फांसी पे लगा लिया। तो इस तरीके से गुरु ने अपने डिसिपल की जान बचाई। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आज के लास्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। सो डिस्क्राइब द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो आपको बच्चों स्टैचू को डिस्क्राइब करना है कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द स्टैचू वाज फिक्स्ड ऑन अ टॉल कॉलम। एक बड़े से कॉलम पे स्टैचू को रखा गया था। थिन लीव्स ऑफ गोल्ड, पूरी बॉडी पे उनके गोल्ड की लीव्स थी। आईज में उनके 2 जेम्स थे, सफायर्स थे। लार्ज रेड रूबी, उनकी जो स्वॉर्ड थी, है ना, जो तलवार थी उस पे एक रेड जेम था, रेड रूबी था। वेयर वॉज द स्वैलो गोइंग, तो वो जो बर्ड था वो कहाँ जा रहा था। व्हाई डिड ही डिसाइड नॉट टू गो देयर, और बर्ड ने क्यों डिसाइड किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो बर्ड जो था वो इजिप्ट जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। सोचो बच्चों, बर्ड्स तक इजिप्ट जा रहे हैं,
और मैं अभी तक दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, बताओ। So the little swallow was going to Egypt to join his friends. The happy prince looked so sad that the swallow decided to stay back and be his messenger. The swallow died helping the happy prince in the service of poor people. What happened when the little swallow was getting ready to sleep? क्या हुआ जब वो छोटा सा बर्ड सोने की तैयारी कर रहा था? So when the little swallow was getting ready to sleep, a large drop of water fell on him. तो वो देखता है जैसे वो सोने की कोशिश कर रहा है, पानी की ड्रॉप आके गिरती है। तो वो देख रहा है बारिश भी नहीं हो रही, तो वो फाइनली देखता है वो जो प्रिंस का स्टैचू है वो रो रहा है। और वो क्यों रो रहा है? लोगों की सफरिंग देख के, लोगों का दुख देख के, क्योंकि जो प्रिंस है ना, वो तो ऑब्वियसली प्रिंस था, राजा के खानदान से था, उसने आज तक इतने दुख दर्द सफरिंग पीड़ा नहीं देखी थी। अब जब वो मर गया था तो ऊपर से उसका स्टैचू हर सफरिंग को देख पा रहा था, तो इसलिए वो रो रहा था। What were the drops of the rain actually? Why did they fall? So the drops of the rain were actually the happy prince's tears. वो उसके आंसू थे। और हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज्यादा सैड था। क्यों? गरीबी से, लोगों के दुख से, लोगों के दर्द को देखकर, है ना, क्योंकि जब तक वो जिंदा था उसने हमेशा अपने आसपास हैप्पीनेस देखी है, तो वो ये चीज को इमेजिन ही नहीं कर पाता था कभी कि लोग बीमार भी पड़ते हैं, लोगों को दुख भी होता है। तो बट अब जब वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, देख रहा है, तो उसे रोना आ रहा है। What did the swallow observe when he flew over the city? तो जब वो बर्ड पूरी सिटी के ऊपर उड़ रहा था तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? When the swallow flew over the city, he found the rich making merry. उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं। वो पैलेस यानी कि जो राज दरबार था उसके ऊपर से उड़ा और उसने डांसिंग की आवाजें सुनी। उसने देखा कि जो बेगर्स हैं वो बेचारे गेट पे बैठे हुए हैं, जो अमीर लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। उसने भूखे बच्चे, मतलब भूखे जो गरीब बच्चे थे, उनके चेहरे देखे कि कैसे वो भूख से तड़प रहे हैं। दो छोटे बच्चे एक दूसरे को जप्पी पाके बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वॉचमैन उन्हें बोल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। तो ये सारे दुख दर्द उसने देखे और आके हैप्पी प्रिंस को बताए। इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, व्हाट आर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स? What makes them so precious? तो हमें पहले बताया गया जेम्स है, सफायर्स है, रेड रूबी है, बट कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिससे ये कहानी बहुत ज्यादा प्रीशियस बन जाती है? तो दो सबसे ज्यादा प्रीशियस चीजें हैं। एक तो हैप्पी प्रिंस का दिल, कि उसने अपनी आंखें, अपने स्टैचू की आंखें निकलवा कर दे दी, है ना, अपनी पूरी बॉडी से गोल्ड लीव्स निकलवा कर दे दी। और दूसरी सबसे प्रीशियस चीज है वो डेड स्वेलो, जो हैप्पी प्रिंस को मदद करते करते बेचारा मर गया। द फॉर्मर वेप्ट फॉर द पुअर, यानी कि जो प्रिंस था वो बेचारा रोता रहा गरीब लोगों के लिए, उन्हें हेल्प करी, अपने सफायर्स दे दी, अपने गोल्ड लीव दे दी, अपनी रूबी दे दी। जबकि जो लेटर यानी कि जो बर्ड था उसने क्या करा? प्रिंस की मदद करी, है ना, और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी प्रिंस के लिए। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प दी सीमस्ट्रेस? तो यहाँ पर एक औरत थी, उसकी हेल्प कैसे करी हैप्पी प्रिंस ने? उसने बोला कि तुम मेरी तलवार में से वो जो रूबी है वो उठा के ले जाओ और उसको दे दो, उसका जो बेटा है वो बीमार है बेड पे और इससे उसकी मदद हो जाएगी। तो बर्ड ने क्या करा? रूबी ली और जाकर उसको दे दी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द हैप्पी प्रिंस नॉट रियली हैप्पी? नाम उसका हैप्पी प्रिंस था बट वो कब खुश नहीं था? जब तक वो जिंदा था बच्चों उसे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, रोना क्या होता है। बट जब वो मर गया, ही कुड सी द अगलीनेस, तब उसे पता चला कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा अगलीनेस है, कितना ज्यादा दुख है, कितने ज्यादा लोग दुखी हैं। तो इसलिए वो रोने लगा एंड तब ही वॉज नॉट रियली हैप्पी। Why did the swallow cry when the happy prince asked him to pluck out one of the sapphires? अब वो जो बर्ड था वो रोने लगा जब हैप्पी प्रिंस ने बोला कि तुम मेरी आंख में जो जेम है, जो सफायर है, वो निकाल के ले जाओ। तो वो क्यों रोने लगा? वो इसलिए रोने लगा बच्चों बिकॉज द प्रिंस वुड गो ब्लाइंड, क्योंकि प्रिंस अपनी आंखें दे रहा है, एक तरीके से वो ब्लाइंड हो जाएगा, पर वो तब भी बोल रहा है कि नहीं जाओ, लोगों की मदद करो। द प्रिंस हिमसेल्फ सफर्ड टू मच एज टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल। उस प्रिंस ने खुद भी बहुत ज्यादा सफर किया, है ना, क्या करने के लिए? लोगों की मदद करने के लिए। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प द पुअर वुमेन एंड हर इल सन? तो अगेन सेम स्टोरी है कि उसने रूबी निकाल कर दे दिया, ठीक है। स्वेलो पहले रेडी नहीं था ये चीज करने के लिए, उसे पता था कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो प्रिंस को बहुत ज्यादा हार्म होगा, बट देन अगेन प्रिंस ने बोला तो स्वेलो को करना पड़ा। Why did the town councillors decide to pull down the statue of the happy prince?
तो फाइनली स्टैचू को गिराने की बात, नीचे उतारने की बात क्यों आई? इसलिए आई बच्चों बिकॉज द स्टैचू वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो स्टैचू इतना सुंदर नहीं था, वो अब डल लग रहा था, शाबी लग रहा था, सारे स्टोन्स जा चुके थे, गोल्डन लीव्स जा चुकी थी स्टैचू से, अब वो बिल्कुल एक भिखारी से भी बदतर लग रहा था, तो इसलिए उसे हटाने की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट, in fact he is little better than a beggar. The mayor says this on seeing the happy prince on a frosty morning. This statement expresses the irony of the story. Explain the irony. Very important question बच्चा पार्टी, इसे प्लीज आप लोग याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The mayor speaks the given statement when he finds the statue of happy prince without its embellishment. यानी कि जब उसने देखा कि उस प्रिंस के स्टैचू पे ना कोई रतन है, ना कोई जेम्स है, ना गोल्ड लीव्स है, कुछ भी नहीं है, तब उसने स्टेटमेंट को बोला। जो स्टैचू था वो बिल्कुल बेयर खड़ा था, कुछ भी नहीं था। रिप्ड ऑफ इट्स फाइनरीज द प्राइजी स्टोन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये आयरनिकल है दो तरीकों से, याद रखना। पहला तरीका क्या है? द वैल्यू ऑफ स्टैचू और अ पर्सन इज डिसाइडेड बाय इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, कि बताओ उसने लोगों के लिए जान दे दी, वो कोई नहीं है, बट एक चीज की वैल्यू उसके बाहर की अपीयरेंस से जज की जाती है। जब तक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, ब्यूटीफुल था, उस पे स्टोन्स थे, उसकी वैल्यू थी, बट जैसे ही उसके स्टोन्स वगैरह सब खत्म हो गए, मेयर ने उस पे ताना कस दिया, एंड अब उसे हैप्पी प्रिंस बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा। इसमें आयरनी क्या है? द आयरनी वॉज दैट व्हेन ही वॉज अलाइव हैप्पी प्रिंस हैड इनहेरिटेड हिज प्रिंसहुड। अब आयरनी चैप्टर की बच्चों ये है कि जब वो जिंदा था तो क्या था, उसने हर जगह खुशियां देखी थी, बट आफ्टर हिज डेथ वो रियल प्रिंस तब बना, है ना, क्योंकि एक रियल प्रिंस कौन होता है? जो सैक्रिफाइस करे दूसरों की जिंदगी खुशी करने के लिए, तो मरने के बाद वो एक रियल प्रिंस कहलाया। दूसरी आयरनी थी कि बहुत ही ज्यादा एक हार्श ट्रूथ है कि इट वॉज द सेम वेल्दी प्रिंस हु वॉज नाउ अ बेगर, कि ये वही प्रिंस है ना, जो एक टाइम पे प्रिंस था और अब ये बेगर हो गया है। द हैप्पी प्रिंस गॉट हिज नेम बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। हैप्पी प्रिंस क्यों बोलोगे? क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, बट अब उसने इतनी ज्यादा मिजरी एक्सपीरियंस कर ली थी, है ना, पहले उसे पता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, बट एक्चुअली में ही बिकेम अ बेगर इन हिज साइलेंट सैक्रिफाइस टू वाइप द टीयर्स ऑफ द पोर। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे हमारे पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समाप्त तो होते हैं। लाइक दोनों 5-5 जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स बोले थे, ठीक है, प्लीज कमेंट डाउन करके बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा एंड कितना यूजफुल रहा। इफ यू गाइज नीड आई विल ऑल्सो अपलोड द पोएट्री सेक्शन, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एंड जितने भी बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं, आई गेस ये रे, है ना, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, कैथमेंडू, इफ आई वर यू, 4 चैप्टर्स इसके, एंड आई गेस 3 चैप्टर्स इसके, है ना, तो ये वाले चैप्टर्स भी मैं करा दूंगी क्योंकि ये नीचे के हैं इसलिए भी कराए नहीं है। हाफ ईयरली के लिए ऊपर ऊपर के चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो या आई विल सी यू गाइज लेटर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।